सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे रानी पोखरी मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम में। कार्यकर्ताओं को क्या संबोधित, भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताया। गैंडस्टैंड में भी रहेगी राज्य स्थापना दिवस की धूम। कार्यक्रमों में सीएम भी होंगे शामिल। सभी जिला मुख्यालयों पर सादगी से मनेगा स्थापना दिवस। हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर के तैयारियां। 300 करोड़ के प्रस्तावों को हरी झंडी। गंगा किनारे भगवा रंग में रंगेंगे 151 भवन। केदारनाथ में बर्फबारी से कड़ाके की सर्दी, चल रहे अलाव। लंबी कतार में भक्त कर रहे हैं दर्शनों का इंतजार। आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा उत्तराखंड। वोकल फॉर लोकल को साकार कर रही हैं विमला देवी। लकड़ी चीड़ के फूलों से तैयार करती हैं सोफी। वायुसेना की ताकत में इजाफा। आज फ्रांस से भारत आएंगे 3 और राफेल। 7,364 किलोमीटर का सफर बिना रुके पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करेंगे जनता के बीच सरकार की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला विधानसभा के सभी क्षेत्रों में जहां समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर रहे हैं, तो वहीं ऐसे क्षेत्र जहां सीएम नहीं पहुंच पा रहे, वहां उनके ओएसडी धीरेन्द्र पवार पहुंचकर आमजन की समस्याओं को सुन रहे हैं और समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। डोईवाला की विधानसभा के क्षेत्र इटराना गडुल पहुंचे और गडुल के गौडोइड गांव में पहुंचकर गांव के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। गांव के लोगों ने पानी के स्रोत की मरम्मत, सड़क का डामरीकरण और मोबाइल कनेक्टिविटी की परेशानी सीएम के ओसीडी के सामने रखी। देखिए, हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके माध्यम से ही जो है सरकार हमारे द्वार पहुंची है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो है सरकार जितने भी हमारी जो परेशानियां हैं, गांव वालों की जो परेशानी है, हम लोगों की जो परेशानी है, जैसे ये मोबाइल कनेक्टिविटी का है, यहाँ पे जो इंटरनेट का बहुत दिक्कत है, सड़क का है, पानी का मामला है, इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करेंगे। गांव में अधिकारियों के साथ पहुंचे सीएम के ओसीडी धीरेन्द्र पवार ने तत्काल मौके पर जल निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और समस्या के निस्तारण की बात कही, जिसके बाद जल निगम के अधिकारी ने बताया कि 15 दिन के भीतर पानी के स्रोत की मरम्मत करके गांव वालों को राहत दे दी जाएगी। इसके अलावा गांव के लोगों की डिमांड पर गांव का 600 मीटर का सड़क का हिस्सा पक्का करने के लिए विधायक निधि देने की घोषणा की। गांव वालों ने मुख्यमंत्री के ओएसडी के गांव में पहुंचने पर खुशी जताते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का संज्ञान लेकर जो कार्रवाई की जा रही है, उसके लिए सीएम साहब और ओएसडी साहब के साथ मीडिया का भी आभार है। और आज हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो समस्या है सड़क और पानी की, और हमने जो जल निगम के अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं, उन्हें हमने दिशा निर्देश दिए कि तत्काल उसमें कार्य शुरू कराएं ताकि जनता को पीने का पानी मिले। और जो सड़क की बात है, सड़क का हमने संज्ञान लिया है और हमने विभाग को भी निर्देश किया है कि सड़क का काम भी शीघ्र शुरू कराया जाए और एक गांव की सड़क है उसमें हम विधायक निधि से करवाएंगे। मुख्यमंत्री इन दिनों अपनी विधानसभा डोईवाला में भ्रमण का जहां जहां लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, तो वहीं उनके ओएसडी भी क्षेत्र में दूर दराज के गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी ने लोगों को विश्वास दिलाया है कि उनकी सभी मुख्य समस्याओं का निराकरण प्रमुखता से करने का प्रयास किया जा रहा है। गांव पहुंच रही सरकार से भी गांव के लोग उत्साहित हैं और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। के न्यूज से डोईवाला के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। अब बात करेंगे सदा सौभाग्यवती भवा की। करवा चौथ सुहागनों का सबसे स्पेशल त्योहार है, जिसमें बाजारों में चूड़ियों की दुकानें, कपड़ों की दुकानें और पार्लर की रौनक देखते ही बनती है। हिंदू धर्म में नारी शक्ति को शक्ति का रूप माना जाता है। ये रिपोर्ट देखिए।
अधिकारी को यह वरदान है कि वह जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए तप या व्रत करेगी तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। खासकर अपने पति के लिए यदि वे कुछ भी व्रत करती है तो वह सफल हो जाता है। इसलिए पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो वहीं कोविड-19 के बीच करवा चौथ मनाया जा रहा है। बाजार में इसकी कैसी रौनक है। कहा जाता है कि नई दुल्हन के लिए पहला करवा चौथ बेहद खास होता है, लेकिन हमने देखा कि शादी हुए कई सालों बाद भी इस त्योहार में महिलाओं की उत्सुकता कम नहीं होती। मौजूदा समय दौरान कोविड-19 के कारण व्यापारियों के व्यापार ठप हो गए थे, जो त्योहारों की वजह से ट्रैक पर आने शुरू हुए हैं। लेकिन पिछले साल की तुलना में बिक्री कम देखने को मिली है। विक्रेता करवा चौथ पर हर साल पार्लर संचालकों की अच्छी खासी कमाई होती है। वहीं संक्रमण के चलते पार्लर सरकार द्वारा खास तौर पर बंद किए गए थे। करवा चौथ पर इनमें थोड़ी रौनक आई है, लेकिन यहाँ भी क्लाइंट पहले जैसे नहीं रहे। करवा चौथ पर मेहंदी लगाने कई महिलाएं पहुंची, लेकिन जहां कभी महिलाओं की कतारें लगा करती थी, वहां मेहंदी आर्ट्स की सीटें खाली दिखाई दी। कहीं न कहीं कोरोना का असर त्योहार में खासा देखने को मिल रहा है। देहरादून से के न्यूज के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। अब बात करेंगे धामों में बर्फबारी की। उत्तराखंड के उच्च हिमालय में लगातार दूसरे दिन भी बर्फबारी का दौर जारी रहा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के आसपास की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम में भी देर शाम हल्का हिमपात हुआ। यहां 2 इंच तक बर्फ जमी हुई है। रविवार को भी धाम में बर्फ गिरी थी। मौसम में बदलाव से धामों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी, धामों में कड़ाके की सर्दी, जल रहे अलाव, लंबी कतार में भक्त कर रहे दर्शनों का इंतजार। केदारनाथ धाम में हल्का हिमपात, बढ़ी ठंड। भारी ठंड के बीच रात गुजार रहे श्रद्धालु। 1 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। केदारनाथ धाम में सीजन की दूसरी बार बर्फबारी हुई है, जिस कारण धाम में काफी ठंड बढ़ गई है। धाम में हो रही बर्फबारी से यात्रियों को भारी मुसीबतों से जूझना पड़ रहा है। पहले ही धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण रहने की व्यवस्था नहीं है। ऊपर से बर्फबारी के कारण यात्री ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर हैं। उनके लिए अलाव तक की कोई व्यवस्था नहीं की गई। तीर्थ यात्री किसी तरह धाम में रात काटने को मजबूर हैं। वहीं केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है। ऐसे में अगले वर्ष के लिए यात्रा को शुभ माना जा रहा है। बता दें कि केदारनाथ धाम में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। धाम में 2 इंच तक बर्फबारी हुई, जिस कारण धाम में काफी ठंड बढ़ गई है। केदारपुरी के अलाव की कोई व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं की गई है, जिस कारण यात्री ठंड में ही रात काटने को मजबूर है। धाम में शंकराचार्य समाधि स्थल के साथ ही अन्य कार्य चल रहे हैं, जिसमें बर्फबारी बाधा बन रही है। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें, यात्रियों की संख्या बढ़ती तब शुरू हुई जब देश भर के श्रद्धालुओं को 4 धाम आने की अनुमति में छूट मिली। यात्रा शुरू होने से अब तक 1,136 यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। केदार घाटी में चहल पहल काफी हो रही है, जिससे तीर्थ पुरोहित, व्यापारियों व होटल कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान साफ देखने को मिल रही है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं धामों में बर्फबारी की। कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद बद्रीनाथ धाम को जनता के लिए फिर से खोल दिया गया था, जिसके बाद मंदिर पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। भारी बर्फबारी के बाद आज एक बार फिर से इलाके में ठंड बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बीच बद्रीनाथ पहुंच रहे तीर्थयात्री, दर्शन के साथ ही मौसम का भी आनंद।
पूजा पाठ के साथ मिला सुहाना मौसम। मंदिर में 1 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन का रखा जा रहा ध्यान। भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली इलाके में भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम बर्फ से ढक गया। उत्तराखंड के नीलकंठ और नर नारायण पहाड़ों में ताजा बर्फबारी हुई, जबकि हेमकुंड साहिब भी बर्फ से ढक गया। भारी बर्फबारी के बाद आज एक बार फिर इलाके में ठंड बढ़ गई है। कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद बद्रीनाथ धाम को जनता के लिए एक बार फिर खोल दिया गया था, जिसके बाद मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। एक तीर्थयात्री ने बताया कि बर्फबारी के दौरान बद्रीनाथ धाम आना उनके लिए बेहद अच्छा अनुभव रहा। उन्हें मंदिर में काफी अच्छे दर्शन हुए और अच्छे मौसम का भी आनंद उठाने का मौका मिला। बद्रीनाथ भगवान की मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी यहाँ पे पैनिक सिचुएशन नहीं है। बहुत अच्छे से दर्शन कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई हड़गम नहीं है, लोगों के अंदर कोई स्कैरनेस नहीं है। लोग भगवान के दर्शन के लिए प्रॉपर आ रहे हैं और सारे रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं बहुत अच्छे से। और जो मंदिर की व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है और सब चीज़ों को बहुत हिसाब से रखा गया है और किसी भी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। इतना ही कहना चाहूँगा। जय बद्रीनाथ भगवान। वहीं दूसरे तीर्थयात्री ने बताया कि लंबे लॉकडाउन के बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन का अनुभव काफी शानदार रहा। उन्होंने बताया कि कोरोना नियमों के बीच ताज़ा हवा और बर्फबारी से उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लगा, जिस हिसाब से कोरोना वगैरह चल रहा है और उस हिसाब से मतलब कि सारी जगह चारों धाम खुल गए हैं, तो भगवान नारायण की इच्छा से सब कुछ सही है। वैक्सीन जिस हिसाब से नहीं बनाई है कि श्रद्धा है भगवान में ना, तो इस हिसाब से ऐसे कोई कोरोना पे काफी ज्यादा वो बढ़ रहा है। वैक्सीन वगैरह इन सबका इन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ सही होता चला जा रहा है, आगे भी सही होगा। ये सब चीज़ खाना भी एक बार को सारी चीजें ही मतलब कि खत्म हो जाएंगी। नाथ भगवान ने चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, हमें बुलाया, दर्शन कराए और ये देखिए कितनी सारी जनता नारायण जी के इससे आए हैं। और कोरोना है, चलता रहेगा, पर दर्शन ऐसे ही होते रहेंगे। वहीं उत्तराखंड प्रशासन ने बताया कि बद्रीनाथ धाम में यात्रा के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। चमोली जिला मजिस्ट्रेट स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि समय के साथ तीर्थयात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद से 1 लाख लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। इस दौरान थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई और आज तक हमारे टोटल लगभग 1 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं बद्रीनाथ जी के। तो इसमें हमारे द्वारा सैनिटाइजेशन की नगर पंचायत के माध्यम से और वहाँ पे जो थर्मल स्कैनिंग वगैरह की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है और ड्यूरिंग दर्शन भी सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर किया जा रहा है। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच 4 धामों की यात्रा 1 जुलाई से उत्तराखंड के लोगों के लिए शुरू हुई थी। हालांकि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अपने नियत समय पर ही खुले, लेकिन सिर्फ मंदिर समिति से जुड़े लोग ही कपाट खुलने के वक्त मौजूद थे। चमोली से के न्यूज के लिए अनिल राणा की रिपोर्ट। अब बात करेंगे युवा पीढ़ी के लिए मिसाल की। नैनीताल की 65 वर्षीय महिला विमला देवी आज युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गई है। जिस उम्र में लोग घरों में आराम करते हैं, उस उम्र में इनका जज्बा इनकी उम्र को मात दे रहा है। कूंची रंग बानिस पर इनके हाथ इतनी तेजी से चलते हैं कि आप भी चौंक जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए।
नैनीताल के आलू खेत निवासी 65 वर्षीय विमला देवी के हाथों में जादू है। बेकार पड़ी लकड़ी, चीड़ के फूलों और टीटों में जब इनका जादू चलता है तो सुंदर शोपीस बनकर तैयार होते हैं। विमला देवी पिछले 40 वर्षों से शोपीस बनाने का काम कर रही हैं। आसपास के जंगलों से चीड़ के फूल और लकड़ियों को लाकर विमला देवी अपने हुनर से टेबल लैंप, फ्लावर पॉट और तमाम तरह के सुंदर शोपीस तैयार करती हैं। यहाँ आने वाले सैलानी यादगार के रूप में इनको यहाँ से ले जाते हैं। इनके द्वारा तैयार शोपीस की कीमत 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक होती है। बता दें, विमला देवी इस काम से अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल मिशन को भी साकार कर रही हैं। विमला देवी उदाहरण है उन लोगों के लिए जो हर छोटी छोटी बात के लिए सरकारों को कोसते हैं। हुनर से कैसे रोजगार की राह खुलती है, ये कोई विमला देवी से सीखे। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांतापाल की रिपोर्ट। अब बात करेंगे स्वर्ग सा गुलाबी कांटा की। उत्तराखंड की शांत वादियों की बात ही अलग है। यहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी, सुकून और शांति के अलावा एक ऐसा एहसास भी मिलता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। ऐसा ही उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा है गुलाबी कांटा। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की शांत वादियों की बात ही अलग है। यहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी, सुकून और शांति के अलावा एक ऐसा एहसास भी मिलता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा गुलाबी कांठा। यहाँ की खूबसूरती को निहारते रहने का ही मन करता है। सूरज की किरणें जब बर्फ से ढके पहाड़ पर पड़ती हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि सुबह पहाड़ सूरज की रोशनी में नहा कर आए हों। यहाँ की ठंडी और ताज़ी हवाओं में महसूस की जा सकती है। आप खूबसूरती के अलावा यहाँ के एडवेंचर एक्टिविटी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। गुलाबी कांठा की खासियतें: समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर है स्थित। निहारते ही बनती है बुग्याल गुलाबी कांठा की खूबसूरती। उत्तरकाशी से यमुनोत्री हाईवे पर हनुमान चट्टी तक 150 किलोमीटर की दूरी वाहन से तय करनी पड़ती है। हनुमान चट्टी से ही गुलाबी कांठा का पैदल ट्रैक शुरू होता है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर कंडोला थात और फिर 7 किलोमीटर की दूरी पर सीमा टॉप पड़ता है। गुलाबी कांठा से डोडी ताल, दयारा बुग्याल और यमुना नदी के उद्गम स्थल कालिंदी पर्वत तक भी पर्यटक आसानी से पहुँच सकते हैं। गुलाबी कांठा तक ट्रैकिंग कराने वाले स्थानीय युवा विजय सिंह और जगवीर सिंह बताते हैं कि ITBP के जवानों की मदद से उन्होंने हनुमान चट्टी से 10 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया है। आपको बता दें कि ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत मीरा रावत ने 2017 में की। वहीं ट्रैकिंग व्यवसाय को अपनाकर अन्य महिलाओं के लिए भी मिसाल पेश की। बीते 3 सालों से वो पहाड़ में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जहां हेरिटेज ट्रैकिंग को प्रमोट कर रही हैं, तो वहीं यमुना घाटी में पहाड़ी संस्कृति को समृद्ध करने में भी जुटी हैं। वो कहती हैं कि पहाड़ के हर गांव में ट्रैकिंग रूट है जो सिर्फ गांव ही नहीं, पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता को भी जोड़ते हैं। इसी कारण उन्होंने पहाड़ का भोजन, होम स्टे और पौराणिक स्थलों को भी अपने ट्रैकिंग चार्ट में शामिल किया है। उत्तरकाशी से अनिल रावत की स्पेशल रिपोर्ट। खबर आपको बता देते हैं, तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, शीतकाल के लिए बंद हुए भगवान तुंगनाथ के कपाट। विधि विधान से कपाट हुए बंद, डोली चोपता के लिए रवाना। विद्वान आचार्यों, हक हकूकधारियों और वेदपाठियों ने पूजा अर्चना करी। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं। शीतकाल के लिए बंद हुए भगवान तुंगनाथ के कपाट। विधि विधान से कपाट हुए बंद, डोली चोपता के लिए रवाना। और सुनाते हैं आपको राहुल गांधी का क्या कुछ कहना है। और जो बिहार के मजदूर थे, गरीब मजदूर, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, कोई महाराष्ट्र में, कोई बेंगलोर में, उन सबको पैदल
भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर की हवा गुजारना पड़ा। क्या जिस प्रधानमंत्री ने यह किया बिहार के मजदूरों के साथ, क्या उसमें मजदूरों के लिए दिन में इतनी सी भी जगह है? ना। मैं मिला कोरोना के समय में दिल्ली में भाग गया। मैंने कहा मैं मिलना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। मैंने मजदूरों से बात की। मजदूरों ने मुझसे एक सवाल पूछा, कहते हैं राहुल जी हमें एक बात नहीं समझ आई, ये जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने हमें 2 दिन का नोटिस क्यों नहीं दिया? हम रोज काम करते हैं, हमें रोज पैसा मिलता है। 2 दिन नोटिस नहीं दी इसने हमें, क्यों नहीं दी? अगर ये हमें 2 दिन छोड़िए, अगर 1 दिन नोटिस दे देते हम ट्रेन में बैठ कर वापस चले जाते। मजदूरों ने मुझे पूछा कि इस प्रधानमंत्री ने हमें 5 मिनट नोटिस क्यों नहीं दिया? और मैंने उनसे पूछा बताओ क्यों नहीं? उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री, मैं आपको उनके शब्द बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री अमीरों का है, गरीबों का नहीं। तो आपके जेब में से पैसा निकालते हैं। आप हर साल यहां बाढ़ आती है, आपको गन्ने के लिए, मक्के के लिए सही रेट नहीं देते, फिर आपके युवा यहां से भाग के बाकी प्रदेशों में जाकर मजदूरी करते हैं, और फिर नरेंद्र मोदी लॉकडाउन करके डंडा मार के उनको वापस दिखाता है। और फिर सबसे अच्छी बात, उसके बाद नरेंद्र मोदी नीतीश जी बिहार में आके बिहार के युवाओं से वोट मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। नीतीश जी आपने क्या किया पिछले 5 सालों में? आप यहां वोट मांगने आते हो, आपने किया? आपने सड़क दी? नहीं। आपने गन्ने की शुगर मिल या मक्के की फैक्ट्री दी? नहीं। आपने जब बिहार के मजदूर पैदल चल रहे थे, आपने उनकी मदद की? नहीं। आपने उल्टा उनकी पिटाई की, उन पर लाठी चलवाई, उनको बंद करवाया। तो मतलब आप कैसे आके बिहार की जनता से वोट मांगे? शर्म नहीं है? आप जाइए छत्तीसगढ़ जाइए और वहां किसी भी किसान से पूछ लीजिए धान के लिए उसको क्या रेट मिलता है, और छत्तीसगढ़ का हर एक किसान आपको बोलेगा हमें 2,500 रुपए क्विंटल धान का रेट मिलता है। हम चुनाव में हमने कहा, देखिए छत्तीसगढ़ में कहा, देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद किसान को 2,500 रुपए क्विंटल रेट पैसा मिलेगा। आज जाइए कहीं भी छत्तीसगढ़ में, किसी भी किसान से पूछ लीजिए 2,500 रुपए मिलता है। अगर छत्तीसगढ़ में मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? क्योंकि नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी चुने हुए उद्योगपतियों की सरकार चलाते हैं, किसानों की नहीं चलाते, मजदूरों की नहीं चलाते, गरीबों की नहीं चलाते। और मैं यहां आया हूं आपको गारंटी देने कि बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी तो गरीबों की होगी, किसानों की होगी, हर जात की होगी और हर धर्म की होगी। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज
आज जब मैं हेलीकॉप्टर से उतरा, मैं यहां स्टेज पे आ रहा था और मुझे शरद यादव जी की याद आई और दुख हुआ। खुशी का दिन है, मैं आपसे मिला, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है, मगर दिल में दुख भी है। शरद यादव जी बीमार हैं और वो आज यहां नहीं है। आपका शरद यादव जी की हिस्ट्री, उनकी राजनीति गरीबों की राजनीति, और पहले शरद यादव जी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई हुई। कुछ साल पहले आंध्र प्रदेश में, 3-4 साल पहले आंध्र प्रदेश में एक प्रोग्राम हुआ और उसमें मैं भी गया और शरद यादव जी भी गए और पहली बार हम वहां मिले और शरद यादव जी का मैंने भाषण सुना, पहली बार मैं स्टेज पे मिला और फिर जब हम वापस जा रहे थे मैंने देखा कि काफी भीड़ थी, धक्का मुक्की चल रही थी, तो मैंने देखा कि शरद यादव जी खड़े थे तो मेरे साथ। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।